आज मैं तुम्हें बताऊंगा इंडिया के सबसे ज्यादा हाई पेइंग जॉब्स क्या है, उनकी एक्चुअल सैलरी कितनी है और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे बताए गए हर एक जॉब के बाद आपको डिसाइड करना है कि क्या आप उन जॉब्स के लिए बने हो या फिर नहीं। क्योंकि अगर तुम्हें लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पैसा एक्चुअली में कहाँ पे है। एक अच्छा करियर बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सही डायरेक्शन में सही टाइम पे मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर तुम सीरियस हो अपने अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाने के लिए तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर लो फॉर द एल्गोरिथम एंड प्ले इट एट 1.25x फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। लेट्स डिकोड इंडियाज रियल मनी मेकिंग जॉब्स इन दिस ईयर। बट उससे पहले एक डिस्क्लेमर है। देखो भाई, मैं तुम्हें सीधा एक रियलिटी चेक देता हूँ। जितनी भी सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये एक्चुअल डेटा है, रियल नंबर्स है जो मार्केट में आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, हाइपिंग जॉब का ये मतलब नहीं होता कि कल से तुम सीधा उस फील्ड में जंप कर जाओगे और 50 लाख रुपए कमाने लग जाओगे। हर फील्ड की अपनी एक स्ट्रगल है, अपना टाइम फ्रेम है और अपने रिक्वायरमेंट्स भी है। और मैंने अपने साइड से पूरा ट्राई किया है इस वीडियो में उन्हें भी डिस्कस करने का। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, कमर्शियल पायलट्स। ये ना वो करियर है जिसके बारे में बचपन से हम सभी लोग सपने देखते हैं और एक्चुअली में ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस करियर भी है, ना सिर्फ इंडिया में बट ग्लोबली भी। देखो सिंपल टर्म्स में कमर्शियल पायलट्स बेसिकली करोड़ों के एयरक्राफ्ट्स और हंड्रेड्स ऑफ लोगों की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हैं सेफली एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और इसी वजह से इनकी सैलरी भी बहुत ज्यादा होती है। एंट्री लेवल फर्स्ट ऑफिसर 15 से 25 लाख पर एनम से स्टार्ट करता है। उसके बाद एक्सपीरियंस्ड कैप्टन 25 to 40 लाख पर एनम कमा सकता है। और इंटरनेशनल एयरलाइंस में ये जो सीनियर कैप्टन होते हैं वो 40 to 80 लाख रुपीस पर एनम तक भी जा सकते हैं। एमिरेट्स, कतर एयरवेज जैसी एयरलाइन में पायलट्स को 60 to 80 लाख रुपीस टैक्स फ्री सैलरी प्लस अकोमोडेशन में मिलता है। इसी के साथ साथ फ्लाइट अलाउंस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी अलग से होते हैं। इनका ना करियर प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है। पहले आप फर्स्ट ऑफिसर बनते हो, उसके बाद आप ट्रेनी कैप्टन बनते हो, उसके बाद आप कैप्टन बनते हो एंड इवेंचुअली आप चीफ या फिर सीनियर पायलट बनते हो। लेकिन इस करियर ऑप्शन का ना एक कैच है, पायलट बनने के लिए बहुत ज्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट लगती है। सिर्फ सीपीएल ट्रेनिंग को ही 25 से 40 लाख की कॉस्ट आती है। उसके बाद डीजीसीए के एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, 200 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस लगता है और लगभग 2 से 3 साल का टोटल टाइम लगता है क्वालिफाइड पायलट बनने में। यहाँ पे मेडिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ऊपर से लिमिटेड सीट्स है एविएशन इंडस्ट्री में एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मस्ट है। पिछले सिर्फ 10 सालों में इंडिया का ओवरऑल फ्लाइट सीन एक्सप्लोसिवली ग्रो हुआ है। 2014 में इंडिया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तकरीबन 6.13 लाख फ्लाइट्स ऑपरेट करता था। लेकिन अभी रिसेंटली 2024 में ये बढ़ के 11 लाख फ्लाइट्स के आसपास पहुंच चुका है, यानी रफली 80% ग्रोथ इन अ डेकेड। बट इसी के साथ यहाँ पे मुझे आप सब एस्पायरिंग लोगों को यहाँ पे एक रियलिटी चेक देना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। अगर फ्लाइंग आपका पैशन नहीं है तो सिर्फ सैलरी के लिए कभी से चूज मत करना, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेस सिचुएशंस होती है, इरेगुलर शेड्यूल्स होते हैं, जेट लैग होता है और मेडिकल फिटनेस का प्रेशर हमेशा रहता है। सिर्फ वही लोगों को ये करियर चूज करना चाहिए जो जेन्युइनली एविएशन के लिए पैशनेट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जॉब, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर या फिर FRM। ये वो फील्ड है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा है। सिंपल टर्म्स में ये लोग वो होते हैं जो बैंक या फिर कंपनी के पैसे को लॉस से बचाते हैं। बड़ी कंपनी के हर एक फाइनेंशियल डिसीजन पर इनकी अप्रूवल चाहिए होती है। देखो 2008 के बैंकिंग क्राइसिस के बाद हर एक बैंक, इंश्योरेंस कंपनी या फिर फिनटेक को रिस्क मैनेजर्स की जरूरत है। और यहाँ पे ना इनकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई है लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा कम। आपको ना यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स GARP के अकॉर्डिंग करंटली 36,000 जॉब्स अवेलेबल है सिर्फ इंडियन मार्केट में FRM प्रोफेशनल्स के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली ये लोग करते क्या है। ये लोग ना बेसिकली मार्केट क्रैश प्रेडिक्शंस करते हैं। जैसे 2008 की अगर सिचुएशन वापस आ गई तो वार्निंग देने का सबसे पहला काम इनका होता है। उसके बाद बड़े बड़े लोन अप्रूवल जैसे 100 से 1000 करोड़ का लोन किसी को देना सेफ रहेगा या फिर नहीं, उसके बारे में ये लोग बताते हैं। और ऊपर से ये लोग इंश्योर करते हैं कि बैंक की सारी पॉलिसीज क्या RBI के नए रूल्स के अकॉर्डिंग बनाई गई है। बेसिकली ये लोग वो होते हैं कि जो किसी भी कंपनी को फाइनेंशियल डिजास्टर से बचाते हैं। और क्योंकि ये इतना ज्यादा हाई रिस्क वाला काम करते हैं इसी वजह से इनकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आप सबसे पहले रिस्क एनालिस्ट स्टार्ट करते हो पहले शुरुआत के 2 साल के लिए, जिसमें आपको बेसिक डेटा एनालिसिस या फिर रिपोर्टिंग का काम मिलता है। और इनिशियली स्टार्ट में आपकी सैलरी हो सकती है 10 लाख रुपीस पर एनम तक। उसके बाद आप सीनियर रिस्क एनालिस्ट बन जाते हो विद 2 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें आप कॉम्प्लेक्स रिस्क मॉडल्स बनाते हो और यहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ के हो जाएगी 12 to 18 लाख रुपीस पर एनम। एंड उसके बाद आप 5 से 8 सालों के एक्सपीरियंस के बाद बनोगे एक रिस्क मैनेजर, जहाँ पे आप बेसिकली अपने नीचे एक टीम को हैंडल करते हो और सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाने पे फोकस करते हो। यहाँ पे ना आपकी सैलरी बढ़ के हो जाती है 25 to 35 लाख रुपीस पर एनम। और इनके भी ऊपर और एक चीज आती है विच इज चीफ रिस्क ऑफिसर, जो आप करीब 10+ years के एक्सपीरियंस के बाद बनोगे, जहाँ पे आप कंपनी लेवल डिसीजंस लेते हो। सबसे
अच्छी बात तो ये है कि एफआरएम के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। 12th पास कर लिया, कांग्रेचुलेशंस, तुम एफआरएम कर सकते हो। कॉमर्स बैकग्राउंड हेल्पफुल है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स भी इस फील्ड को परस्यू कर सकते हैं। अब ये तो कर लिया हम लोगों ने पैसे की बात। अब मैं यहाँ पे आपको एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ। एफआरएम सीखना ना इजी नहीं है क्योंकि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन है। सिलेबस बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और सेल्फ स्टडी से क्रैक करना बहुत ज्यादा टफ है। इसीलिए अगर आप सीरियसली एफआरएम को परस्यू करना चाहते हो तो प्रॉपर गाइडेंस लगेगी आपको, और यही पे जेल एजुकेशन का एफआरएम कोर्स आपकी हेल्प कर सकता है। मैंने ना खुद ने पर्सनली रिसर्च किया इनका प्रोग्राम और ऑनेस्टली मुझे ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगा। देखो यहाँ पे जेल की अप्रोच क्या है, उनके पास क्वालिफाइड ट्रेनर्स है जो खुद इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। जैसे हिमानी मेहता जो सीए, सीएस, सीएफए क्वालिफाइड है। उसके बाद अमन सिंघानिया जो एनएससी में प्रोडक्ट डेवलपमेंट हेड थे। मतलब ये सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दे रहे, प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। जेल के स्टूडेंट्स को ना एनालिस्ट प्रेप का एक्सेस मिल जाता है जो नॉर्मली $600 यानी रफली 50,000 रुपीज कॉस्ट करता है, लेकिन जेल के स्टूडेंट्स के लिए ये कंप्लीटली फ्री है। ये प्लेटफॉर्म ग्लोबली ट्रस्टेड है एफआरएम एग्जाम प्रेप के लिए। अगर आप प्रैक्टिकल बेनिफिट्स देखोगे तो जेल के 1.5 लाख स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंपैक्ट हो चुके हैं। ऊपर से यहाँ पे आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है, मतलब कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब ढूंढने में ये लोग आपकी हेल्प करते हैं। एंड यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग ऑप्शंस मिलते हैं इंक्लूडिंग वीकेंड पे बैचेस वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। कोर्स फी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। पार्ट 1 के लिए 40,000 रुपीज और पार्ट 2 के लिए 40,000 रुपीज, यानी दोनों को मिला के 80,000 रुपीज। अगर आप सीरियस हो एफआरएम इस करियर के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में जेल की लिंक मैंने दे दी है, उसे जाकर एक बार चेक करो डिटेल कोर्स स्ट्रक्चर के लिए। आज की डेट में ना हर एक फिनटेक स्टार्टअप जैसे पेटीएम, फोन पे, रेजर पे सबको रिस्क मैनेजर्स की जरूरत है। उसके बाद जितने भी सारे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से जैसे वजीरेक्स, कॉइनडीसीएक्स, यहाँ पे भी इनकी बहुत ज्यादा हाई डिमांड है। इवन ट्रेडिशनल बैंक्स में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही है मार्केट में, क्योंकि डे बाय डे डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं और उसी के साथ साथ फ्रॉड अटेम्प्ट्स भी बढ़ रहे हैं। एंड मार्केट की वोलेटिलिटी के बारे में तो आप जानते ही हो। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एफआरएम ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है 190+ कंट्रीज में। ये जीआरपी सर्टिफाइड है जिसके हेडक्वार्टर्स यूएस में है। और ये कोर्स सीक्वेंशियल है, मतलब पार्ट 1 पास करने के बाद ही आप पार्ट 2 दे सकते हो। अगर आपको इसे क्लियर करना है तो आपको ना टाइम कमिटमेंट बहुत ज्यादा रियलिस्टिक रखनी पड़ेगी। मिनिमम 1 साल तो लगेगा दोनों पार्ट्स को कंप्लीट करने में। इसका जो एग्जाम फॉर्मेट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। देखो ये बहुत ज्यादा हाई डिमांड में है और मार्केट में लोग अवेलेबल भी नहीं है, तो एक बार जाके खुद से इस कोर्स की डिटेल जरूर चेक करना और रजिस्टर जरूर करना। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर दी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट करियर ऑप्शन विच इज सीएमए, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। देखो ये वाला फील्ड ना बहुत ज्यादा अंडररेटेड रह गया है, लेकिन यहाँ पे सैलरी पोटेंशियल अगर आप सुनोगे तो आप शॉक हो जाओगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इनका काम बताना चाहता हूँ। सिंपल टर्म्स में ये लोग कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को मॉनिटर करते हैं और कॉस्ट ऑप्टिमाइज करते हैं, और ये बेसिकली फाइनेंशियल एनालिटिक्स के एक्सपर्ट होते हैं जो बिजनेस डिसीजंस में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि करंटली इंडिया में 32,000+ जॉब्स अवेलेबल है सीएमए प्रोफेशनल्स के लिए, और इनकी डिमांड डे बाय डे कंटिन्यूअसली बढ़ी रही है। और ये लोग कुछ इस टाइप के काम करते हैं जैसे सिग्निफिकेंटली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करके कंपनी के करोड़ों रुपए बचाना, या फिर किसी नए प्रोडक्ट के लिए प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करना और कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए ये डिसाइड करना। उसके बाद यही वो लोग होते हैं जो इस चीज का एनालिसिस करते हैं कि नई मशीनरी खरीदना प्रॉफिटेबल होगा या फिर नहीं किसी भी कंपनी के लिए, और इसी के साथ साथ परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी करते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है और कौन सा लॉस में है। मैं आपको ना इस चीज को एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मारुति सुजुकी में अगर तुम सीएमए हो ऐसा मान लो, तो यहाँ पे ना आपका काम बेसिकली ये होगा कि कार बनाने में एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ रही है उसको कैलकुलेट करना, उसके बाद कहाँ पे आप कॉस्ट कट डाउन कर सकते हो उसे चेक करना, एंड धीरे धीरे इन चीजों को ऑप्टिमाइज करके प्रॉफिट मार्जिन्स को और बढ़ाना। सैलरी की मैं अगर बात करूँ तो एंट्री लेवल पे अप टू 9 लाख रुपीज पर एनम मिलता है जूनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट के रोल में। उसके बाद जैसे आप मिड लेवल पर जाते हो तब आपकी सैलरी 10 to 20 लाख रुपीस पर एनम तक हो जाती है, एंड उसके बाद सीनियर लेवल पर 25 to 40 लाख रुपीस पर एनम तक आपकी सैलरी जा सकती है। यहाँ पे आपको मिलती है एक फाइनेंस मैनेजर की पोजीशन, एंड उसके बाद आप इवेंचुअली कंपनी के सीएफओ भी बन सकते हो। अब यहाँ पे ना आपका एक क्रूशियल डिसीजन पॉइंट आता है कि इंडियन सीएमए करो या फिर यूएस सीएमए, और यही पे मैं आपको एक क्लियर गाइडेंस देना चाहता हूँ बेस्ड ऑन मार्केट रिसर्च। यूएस सीएमए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है 140+ कंट्रीज में, इंक्लूडिंग यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और यूरोपियन कंट्रीज भी। इसी के साथ साथ ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में भी रिकॉग्नाइज्ड है, और इंडियन सीएमए दूसरी तरफ सिर्फ इंडिया में ही रिकॉग्नाइज्ड है। अगर आप सैलरी डिफरेंस देखोगे तो यूएस सीएमए होल्डर्स को ऑन एन एवरेज 47% ज्यादा सैलरी हाइक मिलता है एज कंपेयर टू नॉन सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स। यूएसए में सीएमए प्रोफेशनल्स $63,000 to $1,39,000 यानी 51 लाख रुपीज टू 1.14 करोड़ रुपीज कमा रहे हैं। देखो यूएस सीएमए क्रैक करना इजी नहीं है विदाउट प्रॉपर गाइडेंस, और यही पे जेल एजुकेशन का यूएस सीएमए कोर्स रियलिस्टिकली आपकी हेल्प कर सकता है। मैंने इनका इस प्रोग्राम का भी डिटेल में एनालिसिस किया और इसके भी रिजल्ट्स मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगे। देखो यहाँ पे भी जेल की अप्रोच मुझे काफी ज्यादा यूनिक लगी। उनके पास डेडिकेटेड सीएमए क्वालिफाइड ट्रेनर्स है जो स्पेशलाइज्ड सीएमए एक्सपर्ट्स है, एंड दे हैव प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। सबसे इंप्रेसिव स्टार्ट ये है कि जेल का पासिंग रेट 85% है यूएस सीएमए में, मतलब 100 स्टूडेंट्स में से 85 स्टूडेंट्स क्लियर हो जाते हैं पहले अटेम्प्ट में। अगर आप दूसरी तरफ इंडस्ट्री का
एवरेज देखोगे तो इंडस्ट्री का पासिंग रेट है सिर्फ 50%, लेकिन जेल के स्टूडेंट्स 85% अचीव कर रहे हैं। और ये डिफरेंस ना स्ट्रेटेजी और क्वालिटी ट्रेनिंग की वजह से है। जेल स्टूडेंट्स को ना बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट मिलता है, लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का एक्सेस, लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। देखो यूएससीएमए के लिए सिर्फ 12th पास होना चाहिए आपको, कोई स्पेसिफिक डिग्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर तुम्हें अपना टाइम ऑप्टिमाइज करना है तो तुम अपने ग्रेजुएशन के दौरान भी यूएससीएमए कर सकते हो। सीए से अगर इसका कंपैरिजन करें तो सीए में आपको लगभग 4 से 7 साल लगते हैं और सीए का पासिंग रेट भी सबसे ज्यादा कम है, विच इज 9% ओनली। और वहीं पे दूसरी तरफ यूएससीएमए में आपको लगभग 6 से 12 महीने लगते हैं विथ 50% पासिंग रेट। और अगर जेल की बात करें तो 85% पासिंग रेट। अगर आप मार्केट में डिमांड की बात करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में बहुत ज्यादा हाई डिमांड है सीएमएस की, बिकॉज कॉस्ट कंट्रोल और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के ये कोर एक्सपर्ट्स होते हैं। इवन आईटी कंपनीज में फाइनेंशियल प्लानिंग, फार्मा कंपनीज में प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज और कंसल्टिंग फर्म्स में क्लाइंट एडवाइजरी के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। मतलब ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल करियर ऑप्शन है। किसी भी इंडस्ट्री को आप उठा के देख लो, सीएमए स्किल्स हर जगह पे एप्लीकेबल है। ऊपर से जेल का फी स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग। वीकडे और वीकेंड दोनों पे बैचेस अवेलेबल है वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए। आप इनका ना डिटेल फी स्ट्रक्चर चेक कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे जाके, लेकिन चेक करते वक्त हमेशा इन्वेस्टमेंट रिटर्न को कंसिडर करो। 6 से 12 महीने का कोर्स है, लाइफ टाइम ग्लोबल रिकॉग्निशन है और सिग्निफिकेंटली हायर सैलरी पोटेंशियल है। अगर आप इसका सीए से कंपैरिजन करोगे तो इसका बिगेस्ट यूएसपी ये है कि सीए एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं और मेनली टैक्सेशन पे फोकस करते हैं। वहीं पे सीएमए इंटरनल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बनाते हैं। यानी सीएमए के केस में आपकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डीप होती है, क्योंकि आप कंपनी के ऑपरेशन से डायरेक्टली क्लोजली इन्वॉल्व होते हो, या फिर आप उनके काउंसलर से डायरेक्टली बात भी कर सकते हो स्पेसिफिक डाउट्स क्लियर करने के लिए। बस याद रखना डिसीजन आपको बहुत ज्यादा जल्दी लेना होगा, क्योंकि फाइनेंस फील्ड में अर्ली मूवर एडवांटेज होता है। और जैसे जैसे यूएससीएमए की डिमांड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे धीरे धीरे करके यहाँ पे कंपटीशन भी बढ़ने लग जाएगा। लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। आपने ना हॉलीवुड मूवीज में देखा ही होगा, सूटेड बूटेड लोग जो हमेशा डील करते रहते हैं, ये वही लोग होते हैं। सिंपल टर्म्स में ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट डील्स करने वाले लोग होते हैं, जैसे कंपनी बाइंग या फिर सेलिंग, आईपीओ, फंड रेजिंग, ये सारे काम ना इनके होते हैं। फॉर एग्जांपल जो जोमेटो का अभी 9,000 करोड़ का आईपीओ लॉन्च हुआ, वो किसी न किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर ने किया होगा। उसके बाद फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को एक्वायर किया था, तब भी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर जरूर इन्वॉल्व होगा। अगर आप सैलरी के रियल नंबर देखोगे ना, तो एंट्री लेवल पर लगभग अराउंड 10 to 15 लाख पर एनम मिलता है, और वो भी एक एनालिस्ट के रोल के लिए, जहां पे आप एक्सेल मॉडल्स बनाते हो और रिसर्च करते हो। उसके बाद जैसे आप एसोसिएट बन जाते हो, यानी 2 से 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, तब आपकी सैलरी लगभग अराउंड 25 to 40 लाख पर एनम हो जाती है। और उसके बाद आपके काम ना थोड़े से और बढ़ जाते हैं, जैसे क्लाइंट से इंटरैक्ट करना, उन्हें प्रेजेंटेशन दिखाना। और जैसे जैसे आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हो, यानी लगभग 4 से 7 सालों में, तब आपका मेन काम होता है इन डील्स को नेगोशिएट करना। एंड इसकी ना लास्ट स्टेज आती है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी जब आपके पास 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस हो, तब आप सोच भी नहीं सकते आपकी सैलरी 60 लाख पर एनम तक की जा सकती है। और तब आपका मेन फोकस होता है क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप अच्छी रखना और बिजनेस डेवलपमेंट पे फोकस करना। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर तो आप बन जाओगे, लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए आपका ना थोड़ा सा एक एंट्री बैरियर होता है। जैसे आपको IIMs, ISB जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से निकलना पड़ेगा। ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में पहुंचने के लिए ना, एक तो पहली चीज आपको एकेडमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, और ऊपर से आपका कैट का स्कोर जो है वो भी बहुत ज्यादा हाई लगेगा। उसके बाद फाइनेंशियल मॉडलिंग के जो स्किल्स होते हैं उसमें आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, आपके नेटवर्क में बहुत सारे अलुमनाई होने चाहिए। बट जैसे कि मैंने पुरानी वाली वीडियोस में भी कहा था, जितने भी सारे ऐसे हाई पेइंग करियर्स होते हैं ना, उनकी एक डार्क साइड भी होती है। एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर 80 to 100 आवर्स पर वीक काम करना यहाँ पे एक नॉर्म है, और आपको ना शुरुआत में रियलाइज नहीं होता, बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपके हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते जाते हैं। आपकी जो सोशल लाइफ होती है वो प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट होगी, क्योंकि जब बाकी लोगों को छुट्टी रहेगी, आप तब भी काम कर रहे होगे। वीकेंड्स पे भी ऑफिस में रहते हो, और क्योंकि इतने ज्यादा बड़े बड़े डील्स इन्वॉल्व है, तो आप कॉन्स्टेंटली हाई प्रेशर के नीचे रहते हो। यानी एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर आपके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बिल्कुल हिल चुका है। मेरा एक दोस्त ना इन्वेस्टमेंट बैंकर है, और उसने मुझे एक चीज बताई थी जो मुझे अभी भी याद है, विच इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ना तुम पैसों के लिए अपनी खुद की लाइफ बेच देते हो। आपको इंस्टेंटली पैसा तो मिल जाता है, लेकिन आपका जो टाइम और आपका जो हेल्थ है वो पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और उसने ना मुझे एक एग्जिट स्ट्रैटेजी भी बताई थी जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स यूज करते हैं, विच इज वो धीरे धीरे 5-6 साल, 7 साल, 8 साल काम करने के बाद कोई प्राइवेट इक्विटी फंड शुरू करते हैं, या फिर कोई हेज फंड शुरू कर देते हैं, या फिर कॉर्पोरेट में सिर्फ डेवलपमेंट रोल्स में जाते हैं, जहां पे उनका सिर्फ एडवाइस का वैल्यू है। अब इसके बाद अगला करियर ऑप्शन आता है डेटा साइंटिस्ट। 2020 के बाद ना ये फील्ड बहुत ज्यादा बूम हो रहा है। AI, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, सब कुछ डेटा पे ही चल रहा है। सिंपल टर्म्स में ये लोग वो होते हैं जो डेटा से बिजनेस इनसाइट्स निकालते हैं और फ्यूचर डेटा को प्रेडिक्ट करते हैं। अगर आपको मैं कुछ रियल एग्जांपल दूं, तो मैं आपको नेटफ्लिक्स का एग्जांपल दे सकता हूं, जहां पे 80% ऑफ द कंटेंट अब रिकमेंडेड इंजन से वॉच होती है। ये जो रिकमेंडेड इंजन जितना भी सारा कंटेंट सजेस्ट करेगा, वो एक डेटा साइंटिस्ट ही उन्हें निकाल के देता है। उबर और ओला भी अगर आपने कभी यूज किया होगा, तो यहाँ पे भी आपको एक चीज नोटिस होगी कि यहाँ पे एक सर्च प्राइसिंग एल्गोरिथम होता है। यानी जब भी डिमांड हाई है लेकिन सप्लाई कम है, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़
बढ़ जाती है। अब कौन से एरिया में किस टाइम पे सबसे ज्यादा डिमांड हाई होगी ये प्रेडिक्ट करने वाला एक डेटा साइंटिस्ट ही होता है। तो आप बेसिक्स तो आप समझ गए कि ये लोग एक्चुअल नंबर्स को स्टडी करके डेटा और फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। आप जानते हैं कि इनकी सैलरीज कितनी होती है। सबसे पहले तो एंट्री लेवल पे आपको 6 से 10 लाख पर एनम मिलेगा। उसके बाद जैसे आप मिड लेवल पे जाओगे तो आपको 15 to 25 लाख रुपीस पर एनम मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे आप सीनियर लेवल पे जाते हो तो आपकी सैलरी रफली अराउंड 25 to 40 लाख पर एनम तक जा सकती है। और जितनी भी सारी एआई स्पेशलिस्ट है ना जो अभी नए आए हुए हैं उनको 30 to 50 लाख प्लस से भी ज्यादा पर एनम मिल रहा है। और सिर्फ अगर आप डेटा साइंटिस्ट ही बन के रह जाओगे तो आप भीड़ में फंसे रहोगे। आपको ना यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो, ये लोग बेसिकली एल्गोरिथम्स और मॉडल्स बनाते हैं। या फिर आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, ये लोग वो होते हैं जो बिजनेस प्रॉब्लम्स को एग्जैक्ट डेटा के थ्रू सॉल्व करते हैं। या फिर आप चाहो तो एक रिसर्च साइंटिस्ट भी बन सकते हो जो बेसिकली एआई और एमएल के नए नए टेक्निक्स डेवलप करते हैं। अब इवन मेरे इंजीनियरिंग के टाइम पे मैंने खुद ने डेटा साइंस में स्पेशलाइजेशन किया था, तो मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि आपको क्या क्या लगेगा। पाइथन और जो आर लैंग्वेज होती है उसमें आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए। अगर आप सोच रहे हो आगे जाकर डेटा साइंटिस्ट बनना है आपको, तो पहले से ही यानी 11th-12th से ही ये लैंग्वेजेस थोड़ा थोड़ा ऊपर से सीखना, इनके फंडामेंटल समझना शुरू कर दो। उसके बाद आपके मैथ्स वाले साइड में आपकी स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिग्रेशन, ये सारी चीजें आपको लगेगी। और अगर मैं टूल्स की बात करूं तो एसक्यूएल, टैबलू, AWS, अजूर, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। हमारे कॉलेज में ना एक सर थे जिन्होंने हमें बताया था कि अगर आपको इंटर्नशिप्स, अर्ली इंटर्नशिप्स चाहिए स्टार्टअप्स में, तो आपको बस गिटहब पे जाके 3-4 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो वर्किंग प्रोजेक्ट्स हो और आपको इजीली इंटर्नशिप मिल जाएगी। एंड दैट एक्चुअली वर्क्स। मेरे बैच के जितने भी सारे लोग थे उनको सबको इंटर्नशिप्स लगी है, बड़े बड़े स्टार्टअप्स में लगी है, और वो इसी मेथड के थ्रू लगी है। और ये जितने भी सारे टूल्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मैंने बात की, इन्हें सीखने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फंडामेंटल्स तो आप यार 2 से 3 महीनों में आराम से सीख जाओगे। एक्सपर्ट बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट फंडामेंटल समझना ही बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यहाँ पे बहुत लोग वहाँ पे ही लैक करते हैं। और अगर मैं कंपनीज की बात करूँ तो नेटफ्लिक्स, Amazon, फ्लिपकार्ट, लिटरली जितनी भी सारी कंपनीज ऑनलाइन है ना, जितनी भी सारी कंपनीज किसी कस्टमर से डील करती है, उन सबको डेटा साइंस की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। अब इसके बाद आते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। देखो लाइफ का ना बड़ा सिंपल फंडा है। अगर आप कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको पैसे भी उतने ही ज्यादा मिलेंगे। तो अगर मैं आपको ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स क्या करते हैं ये समझाना चाहूँ, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनमें ना थोड़े से कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स होते हैं। अब उनको सॉल्व करने वाले ये लोग एक टाइप से एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स रहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मान लो कोई कंपनी पिछले 25-30 सालों से काम कर रही है और एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, लेकिन वो एक ट्रेडिशनल कंपनी है, वो अभी तक ऑनलाइन नहीं आई है। तो उसे ऑनलाइन लेके आना, उसका कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करना, उनके लिए एक मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजी बनाना, या फिर इंडियन कंपनी का यूएस में एक्सपांशन करना, या फिर 2 कंपनीज का मर्जर इंटीग्रेशन करना, ये सारे काम मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो थे वो बेसिकली क्या करते थे, वो डील्स का नेगोशिएशन संभालते थे। और ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो इंटरनल ऑपरेशन संभालते हैं। यानी 2 कंपनीज मर्ज होने के बाद उनके जो इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं उनको कैसे स्मूथ किया जाए। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो यहाँ पे एंट्री लेवल पे आपको 12 से 18 लाख पर एनम की जॉब मिलेगी। उसके बाद जैसे ही आप मिड लेवल पे जाओगे तो आपकी सैलरी 25 to 35 लाख पर एनम हो जाएगी। और उसके बाद जब सीनियर लेवल पे जाते हो तो आपकी सैलरी 40 to 60 लाख पर एनम तक जा सकती है। और एक पॉइंट के बाद जब आप इतने साल के लिए किसी कंपनी में काम करते हो तो हो सकता है आपको एक पार्टनर लेवल भी मिल जाए, जहां पे आपकी सैलरी 1 करोड़ पर एनम तक भी जा सकती है। अब अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनोगे तो आपके लिए बहुत बड़े बड़े कंपनीज ओपन होते हैं, जैसे मैकिन्जी, बायन, डेलॉयट, PwC, एक्सेंचर। अगर मेरे पास भी ऑप्शन होता तो शायद मैं इस फील्ड को एक्सप्लोर करना पसंद करता, क्योंकि इस फील्ड में ना मैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम कर सकता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुझे मजा आता है, स्ट्रैटेजीज बनाने में मुझे मजा आता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एंट्री बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना वो इन रोल्स के लिए टॉप MBA कॉलेजेस से ही प्लेसमेंट प्रेफर करती है, और हो सकता है आपके काम की वजह से आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़े। अब इसके बाद आते हैं IT डायरेक्टर्स एंड सीनियर टेक रोल्स। देखो टेक्नोलॉजी तो हर जगह पे है और उतने ही भारी मात्रा में इंजीनियर्स भी अवेलेबल है। तो ये जो IT डायरेक्टर का रोल है ना वो कोई भी फ्रेशर नहीं बन सकता। आपको एटलीस्ट 10 से 15 साल का कंसिस्टेंट वर्क करना पड़ेगा। मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के साथ आपको एक्सपीरियंस लगेगा। आपके टीम हैंडलिंग स्किल्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए इसके लिए। और आपके रोल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, जैसे किसी बड़ी कंपनी का एंटायर प्लेटफॉर्म को AWS पे मूव कराना हो गया, या फिर बैंकिंग सिस्टम्स में सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी इंश्योर करना हो गया, या फिर ई-कॉमर्स के कुछ बड़े बड़े दिन आते हैं जैसे फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे हो गया, या फिर Amazon का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल हो गया, जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक उनकी वेबसाइट पे आता है। उस टाइम पे इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करना और ये इंश्योर करना कि ये ब्रेक ना हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है इनकी।
और आईटी डायरेक्टर आप डायरेक्टली नहीं बन सकते, आपको बेसिकली एक स्लो ग्रेजुअल पाथ लेना पड़ता है। जैसे आप सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हो, 2 से 4 साल बेसिक कोडिंग में काम करते हो, उसके बाद आप एक सीनियर डेवलपर या फिर एक टेक लीड बन जाते हो 4 से 7 सालों में। उसके बाद जब आपके पास 10 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस हो इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में, तब आप एक एंटरप्राइज लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करने के काबिल बन जाते हो। और यहाँ पे ना इनकी सैलरी 20 से 40 लाख पर एनम तक हो सकती है। और ये सैलरी हाई इतनी होना जस्टिफाइड भी है, क्योंकि इनकी एक छोटी सी गलती भी पूरी की पूरी वेबसाइट को नीचे ले आ सकती है और कंपनी को लाखों या फिर करोड़ों में नहीं, हजारों करोड़ों में लॉस हो सकता है। अब इनमें भी कई सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे बढ़ते हमारे अगले इस पे, विच इज एआई इंजीनियर्स। ये करंटली इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है। जितना भी सारे ऑटोनोमस व्हीकल्स है, जैसे टेस्ला हो गया, उसके बाद अगर आपने रिसेंटली न्यूज पढ़ी रहेगी तो एआई में मेडिकल डायग्नोसिस का ऑटोमेशन शुरू हो चुका है। यानी फॉर एग्जांपल आपका ब्लड एनालिसिस करने के बाद आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पूरा का पूरा सिस्टम आपको बता देगा कि आपके बॉडी में क्या कम है और क्या ज्यादा है। उसके बाद फाइनेंस में भी एआई एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का इंटीग्रेशन शुरू हो चुका है। यहाँ पे ना आपको बेसिक प्रोग्रामिंग से ऊपर उठ के मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, या फिर किसी भी एआई में स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी सैलरी 15 से 30 लाख रुपए तक जा सकती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टेक रोल, विच इज साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। देखो आज की डेट में डेटा ब्रीचेस और हैकिंग बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। नॉर्मल लोगों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस फेस कर रही है। तो ऐसे केस में किसी भी कंपनी के सीक्रेट्स या फिर किसी भी इंडिविजुअल के सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करना आता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। बेसिकली यहाँ पे आप इथिकल हैकिंग सीखते हो, यानी सबसे पहले तो अटैक को रोकना, और जस्ट इन केस अटैक हो भी जाए तो वहां पे डैमेज कंट्रोल करना। यहाँ पे ना आपकी सैलरी 12 से 25 लाख तक जा सकती है। अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल टिप देना चाहता हूँ कि आपको फील्ड कैसे चूज करना है। सबसे पहले तो ग्रोइंग फील्ड्स को देखो, एआई, एमएल, यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलना एक्सपेक्टेड ही है। उसके बाद जैसे जैसे साइबर सिक्योरिटी में थ्रेट बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी डिमांड आपकी हाई होने ही वाली है। और जैसे डेटा साइंस के बारे में मैं हर बार बोलता हूँ कि डेटा इज द न्यू ऑयल। लिटरली हर एक कंपनी को कहीं ना कहीं पे डेटा की जरूरत होती है और उसके बिना वो ग्रो नहीं कर पाते। इसी वजह से इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। ये तो हो गई ग्रोइंग फील्ड्स की बात, यानी जिनकी डिमांड्स आगे जाके बढ़ने वाली है। अब यहाँ पे ना कुछ स्टेबल फील्ड्स भी है जिनकी बात मैंने इस वीडियो में की थी। अब स्टेबल फील्ड्स ऐसे हैं जो कई सालों से चलते हुए आ रहे हैं और अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं। जैसे इस वीडियो में मैंने सबसे पहले मेडिकल की बात की थी, जो हमेशा डिमांड में रहेगा। उसके बाद मैंने 2 फाइनेंशियल करियर ऑप्शन की बात की थी, जो ऑल टाइम हाई रहने ही वाले हैं, क्योंकि जब तक बिजनेस रहेगा तब तक कंसल्टिंग और बिजनेस प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। यहाँ पे ना इस वीडियो की समरी बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले तो ये चीज देखो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। उसके बाद उसे इवैल्यूएट करो मार्केट डिमांड से, एंड देन स्टार्ट विद बिल्डिंग योर फाउंडेशनल स्किल्स, पोर्टफोलियो, या फिर नेटवर्क कर लो उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और हमेशा याद रखना कि कोई भी फील्ड आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं देती। कहीं पे भी जाओ, कुछ भी कर लो, आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलता। लेकिन जो लोग डेडिकेटेड है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है। कुछ कुछ फील्ड्स मैंने जो आपको आज बताया वो बहुत ज्यादा सुनने में ना आपको ग्लैमरस लग चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे उतने ही ज्यादा चैलेंजेस भी है। जैसे मेडिकल में लाइफ एंड डेथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथों में होती है और इसी वजह से आपके लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं। और उसी तरह फाइनेंस में आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। और ठीक इसी तरह कंसल्टिंग में आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, क्लाइंट्स की डिमांड्स भी बहुत ज्यादा हाई होती है। एंड जो लास्ट में टेक फील्ड्स बताए, वहां पे आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करनी पड़ती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर 6 महीने में चेंज हो रही है। तो सिर्फ सैलरी देख के कभी भी कोई फील्ड चूज मत करना। आपकी पैशन भी उतनी होनी चाहिए और आपका डेडिकेशन भी उतना ही होना चाहिए, वरना आपको 50 लाख की भी नौकरी लग गई ना, तब भी आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। मैं तुम्हें ना अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं भी पहले सिर्फ पैसा दिखता था, बट जब एक्चुअली काम करने लगा तब मुझे पता चला कि विदाउट एनी इंटरेस्ट हर काम आपको बस बोरिंग लगेगा। तो मेरा सजेशन आपको एकदम सिंपल रहेगा कि आप सबसे पहले जाके इंटर्नशिप्स करो, अलग अलग फील्ड में जाके इंटर्नशिप करो, ताकि आपको उस इंडस्ट्री का एक एक्चुअल रियल ऑन ग्राउंड नॉलेज मिले। उसके बाद कुछ ऐसे प्रोफेशनल से बात करो जो आपके डिजायर्ड रोल में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। उनसे समझ के लो कि उनका एग्जैक्टली काम क्या होता है, उनके वर्किंग आवर्स कैसे होते हैं, एनवायरनमेंट कैसा होता है, क्या उनको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। और इतने सारे प्रॉब्लम सुनने के बाद भी अगर आपका अभी भी उस फील्ड में इंटरेस्ट है, तब जाके इसे करना, क्योंकि यही वो पॉइंट होगा जब आप दिल से उस चीज को करना चाहते हो। पैसे के पीछे कभी मत भागो, स्किल्स के पीछे भागो, क्योंकि पैसा तो एक्चुअली में स्किल्स का बाय प्रोडक्ट होता है। देखो जेल एजुकेशन मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगा। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा क्लियर है। 1.5 लाख स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंपैक्ट हो चुके हैं इनकी वजह से। ऊपर से यहाँ का प्लेसमेंट असिस्टेंस आपको एक्चुअल रिजल्ट देता है, सिर्फ कमिटमेंट नहीं। और इनकी फैकल्टी जेन्युइनली क्वालिफाइड है इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ। तो मैंने यहाँ पे आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, अगर आप सीरियस हो फाइनेंस के करियर के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में जो जेल का लिंक है वहां से इनके काउंसलर से जाके एक बार बात करो। फ्री कंसल्टेशन है, कोई भी प्रेशर नहीं है, बस 10 से 15 मिनट इन्वेस्ट करो अपनी क्लैरिटी के लिए। उनसे ना जाके ये सवाल पूछो कि तुम्हारे बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स तुम्हारे लिए बेटर सूट करेगा। उसके बाद करंट मार्केट डिमांड क्या है दोनों फील्ड्स में। उसके बाद उनसे पूछो कि प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है। फी स्ट्रक्चर और पेमेंट ऑप्शन का भी पूछो। कोर्स टाइमलाइंस रियलिस्टिक क्या है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, वो भी पूछ लेना। एक बात और कहना चाहता हूँ, जो लोग कमेंट में लिखते हैं ना कि मैं नेक्स्ट ईयर करूंगा या फिर मैं पैसे सेव कर रहा हूँ यार नेक्स्ट ईयर कर लूंगा, तो नेक्स्ट ईयर मार्केट और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। जो अर्ली बर्ड एडवांटेज आपको मिलता है ना,
उसे कभी भी मिस मत करना। इन दोनों कोर्स की डिटेल्स आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके इसे एक बार चेक जरूर करना और कमेंट्स में मुझे बताना कि इनमें से कौन सा ऐसा फील्ड है जो आपको सबसे ज्यादा सुटेबल लगा और आपकी लाइफ में ऐसे क्या प्रॉब्लम्स है जिसके ऊपर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए। इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जिस भी वे में पॉसिबल होगा मैं एज अ बड़ा भाई आपको जरूर गाइड करूंगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो करियर के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।